अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मेरा अरशद और आज मेरे प्रोग्राम में खानम अंसा शहजादी आई हुई है। एजुकेशन के बारे में जो बातें जो सवाल थे मेरे पास वो इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से उनके जवाब दिए। तो मेरी बेस्ट विशेस हैं खानम अंसा शहजादी के साथ। Thank you so much. And then we have चुटकी सी खानम आंसा शहजादी। आप भी एजुकेशनिस्ट हैं, बड़ी मुश्किल से इनके हाथ से पेन छुड़वाया है व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, मैं हूं अरबाज खान और मेरा ये जो शाउट आउट है ये खानम अंसा जी के लिए, जो कि एक नहायत ही नफीस इंसान होने के साथ साथ एक बहुत ही आला किस्म की मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उनकी स्पीचेस सुनकर यकीनन इंसान बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है। मैं खुद बजाते खुद उनकी स्पीचेस सुनकर जो मोटिवेशन मुझे मिलती है ना, इट्स ऑसम। आज का जो हमारा प्रोग्राम है लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है, क्योंकि हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान हैं इनका तारुफ ही एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है अगर आप उसको समझेंगे तो। हमारे साथ मौजूद हैं खानम आंसा शहजादी, जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान के एक छोटे से शहर हाफिज़ाबाद से। बहुत खूबसूरत और बड़ा प्यारा और बड़ा जिंदा दिल लोगों का शहर है। वो लड़कियां जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती हैं, वो नौजवान बच्चियां हमारे देश की, उनको इस तरह की आइडियल्स की ज़रूरत है जो कि उनकी ज़िंदगी में मोटिवेशन का काम कर सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खानम आंसा शहजादी, जो कि टीचर ट्रेनर हैं, पेरेंट्स एजुकेटर हैं, स्टोरी टेलर हैं और एमफिल स्कॉलर भी हैं माशाल्लाह से। और ये बड़ी एक खुशखबरी है इनके लिए कि अभी रिसेंटली कल यानी कि एक दिन कबल ही इन्होंने अपनी डिग्री एमफिल की हासिल की है। और खानम आंसा ने पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी बड़ा राज किया है और इनके जो लोग इनको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने देखा होगा कि ये हर पाकिस्तान के बड़े से बड़े टेलीविज़न पे बड़े से बड़े शोज़ में जाके इन्होंने अपनी जो फील्ड के मुतालिक जो काम है वो किया है। सबसे पहले हम खानम आंसा शहजादी को वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। सबसे पहले तो आपको डिग्री की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट है, तो मैं चाहूँगा आज हमने जिस मुद्दे को लेके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, हमने आज बिल्कुल नहीं आपसे ये पूछना कि आप अपनी फील्ड में किस तरह बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, पेरेंट्स की एजुकेशन क्या होनी चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करनी। आज बात होगी जस्ट आंसा शहजादी के ऊपर, यानी कि आपकी ज़ात के ऊपर, आपकी उस सफ़र के ऊपर जो आपने अपनी ज़िंदगी में किया है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, शुरुआत के बारे में बताइए, कैसे ये शुरुआत हुई, कैसे ये ख्याल आया, कैसे इतना बड़ा इनकलाब आया अपनी ज़िंदगी में? शुरू से शुरू करें? जी, शुरू से शुरू करते हैं। मैंने 2014 में अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा एक गैप देखा। 2013 में मेरे वालिद की डेथ हुई। उससे पहले तो ज़िंदगी ऐसे सुहानी लग रही थी जैसे बेड ऑफ रोज़ है, और सब कुछ ऐसे था कि बस मुंह से निकाला और हाथ में वो चीज़ें आ गई। उसके बाद एक बहुत बड़ा खला आ गया। 2013 के नवंबर में मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, और जब साल बदला, लोगों के रवैये बदले, चेहरे बदले, शख्सियात बदली, अल्फाज बदले और बहुत सी ऐसी चीज़ें बदली जिनका कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। फिर उसी दौरान अपने अंदर एक हिम्मत भी पैदा हुई। अब जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं, क्योंकि टीचिंग से वाबस्ता थी और मैं अभी स्टडीज़ अपनी कंप्लीट की, तो मुझे शौक़ था कि मैं टीचिंग की तरफ जाऊँ। लेकिन मेरा दिल नहीं लगता था कि एक ऐसी क्लास में जाऊं जहां पर जो है चंद बच्चे हों और उनको बस पढ़ाया। और लेकिन यहाँ पे मैं आपकी बात एक टोक रहा हूँ और बीच में मैं टोकता रहूँगा, क्योंकि सवाल से सवाल जन्म लेते रहते हैं आपकी बात से। आपने मुझे ऑफ एयर अभी ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले एक बात बताई थी कि वो जो टाइम पीरियड था आपकी लाइफ का 2014-15 वो जो एरा था, तब आपने ये बताया कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, सोचा भी नहीं था कि कभी ज़िंदगी में ये सब अचीव कर पाऊंगी, ये सब होगा। तो आप आंसा शहजादी एक वो लड़की थी जो बस अपने घर तक महदूद थी और बिल्कुल एक खामोश सी, एक डार्क सी लाइफ जी रही थी आफ्टर हर फादर। तो ये जो एक 180 डिग्री जो ये चेंज आया, ये कैसे आया? यार, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें उस वक्त आपकी ज़िंदगी में जन्म लेती हैं जब आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा खला आ जाता है। वही खला जो मेरे वालिद साहब के बाद मेरी ज़िंदगी में आया, तो मेरी अम्मी ने जब फील किया कि बहुत ज़्यादा ये चुप चुप रहती है, बीमार रहने लग गई है और ज़हनी तौर पर ये कुछ स्टेबल नहीं लगती है, तो उस सिचुएशन में मेरी अम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और कहा कि आप कुछ करना शुरू कर दो। तो मैंने फिर टीचिंग की तरफ मैं आई। जब टीचिंग मैंने स्टार्ट की
तो उस वक्त जो थे मैं क्लास को पढ़ाती थी, बहुत यानी कि भरे दिल के साथ पढ़ाती थी, लेकिन दिल नहीं करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इंटरेस्ट डिवेल्प होना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे पढ़ने और पढ़ाने का अपने घर से ही था। मेरी अम्मा जो है वो टीचिंग करती थी, मेरी बहनें भी टीचिंग करती थी, तो बहुत सारी चीज़ें वहीं से आनी शुरू हो गई। अब वहाँ से जब रिश्ते और चीज़ें देखी, सबके रवैये बदलते हुए देखे, तो फिर फील हुआ कि सिर्फ टीचिंग जो है सिर्फ ज़रूरी नहीं, ये मेरे लिए इतना काफ़ी नहीं है। अब मुझे कुछ और करना है। फिर कुछ दोस्त अहबाब और कुछ मोटिवेशन मिलती रही अपने टीचर्स से, अपनी फैमिली से। तो इस तरह से ये सिलसिला जो है वो उसका आगाज़ होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया। आपने अपना जो 2015 से अप्रोक्सीमेटली जो किया स्टार्ट, तब से लेके ये 2025 यानी कि एक अशरा बीत चुका है सालों का, यानी कि 10 साल बीत चुके हैं। इसमें आपने बहुत कुछ अचीव किया। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा पहले आप लोगों को ये बताइए कि आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या हैं। आपको पूरे पाकिस्तान की तरफ से कुछ अवार्ड्स भी मिले, ज़रा वो एक बार इंट्रो दीजिए ताकि जो लोग पहली दफ़ा हमें सुन रहे हैं, ताकि उनको पहले ये अंदाज़ा हो कि अचीवमेंट्स क्या है, फिर हम उनके पीछे की स्टोरी का करते हैं। जी बिल्कुल। मुझे 2022 में बेस्ट ट्रेनर का अवार्ड मिला यूथ पार्लियामेंट की तरफ से। फिर 2023 में मुझे क्यू रैंकर की तरफ से अवार्ड मिला बेस्ट ट्रेनर का। फिर उसके बाद मुझे आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और फेडरेशन की तरफ से 2023, 24 और 25 के अवार्ड्स मिले हैं। और आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से जो अवार्ड्स मिले हैं, ये एक प्रॉपर एक चैनल जनरेट होता है जिसमें पूरे साल में टीचर्स को और स्कूल्स को असेस किया जाता है कि उन्होंने पूरे साल में क्या प्रोग्रेस है उनकी, और उनके वर्क को देखा जाता है। फिर उसके बाद उसी में से शॉर्ट लिस्ट होते हैं और एक साल के बाद ये अवार्ड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये अवार्ड्स मुझे मिल रहे हैं। मैं अब ये जितने लोग हमें देख और सुन रहे हैं, मैं आपके लिए एक स्पेशल बात कहना चाहता हूँ। ये आज की जो गुफ्तगू है, ये जो सेशन है, इसको आपने बगौर इसलिए सुनना है और इसको बहुत अहमियत आपने इसलिए देनी है क्योंकि ये जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, जो काम ये कर रही हैं, वो काम इसलिए काबिल सताइश और बहुत इज़्ज़त के काबिल है क्योंकि ये हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनको संवार रही हैं, उनको तैयार कर रही हैं, उनको बना रही हैं ताकि वो हमारे आने वाले मुआशरे में सुधार ला सकें, बेहतरी ला सकें। अच्छा, ये जब शुरुआत आपने की, सबसे पहले तो आपने अपने शहर में टीचिंग का आगाज़ किया, उसके बाद आपने शहर चेंज भी किया। वो जो शहर चेंज था वो कब हुआ स्टार्ट, और वो जो शहर चेंज करने से जो चेंजेस आए आपकी लाइफ में वो भी ज़रा बताएं। देखिए, जो हमारा शहर है सिली हाफिज़ाबाद, उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, सपोर्टिव लोग हैं। लेकिन जब भी मैं ये फ़ील करती थी कि हमारे वहाँ पर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकें, जब मैंने ये फ़ील किया तो मुझे फिर लाहौर शिफ्ट होना पड़ा। वहाँ पे कासिम अली शाह फाउंडेशन से मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए। फिर उसके बाद मैडम नादिया जाफरी से मैंने बहुत से कोर्सेज़ किए। फिर यूके और कनाडा के बहुत से कोर्सेज़ ऐसे थे जो कि मुझे करने बहुत ज़रूरी थे उस टाइम पे, तो इसके लिए मैंने शहर चेंज किया। और 2021 में मैं हाफिज़ाबाद से लाहौर मूव हुई और इसके साथ ही साथ मैंने वहाँ पर डिफरेंट पब्लिकेशंस के साथ काम किया, डिफरेंट बुक्स को राइट किया, उनकी वीडियोस के ऊपर काम किया। यानी कि आपने मुख्तलिफ किताबें भी लिखी हैं? जी बिल्कुल, जो हमारे बच्चों के निसाब का हिस्सा है, जो बच्चों के निसाब का हिस्सा है। वाह वाह। अब ये दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि हमारे स्कूल्स में जो बच्चे किताबें पढ़ते हैं, इन्होंने वो किताबें भी लिखी हैं जो अभी करंट भी जो चल रहा है निसाब हमारा। जी बिल्कुल। तो ये कितनी बड़ी बात है, यहाँ से आप इनके काम की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, आपने बात की कासिम अली शाह फाउंडेशन की। जब भी कासिम अली शाह साहब या इस तरह के लोगों का हम नाम सुनते हैं तो हमारे ज़हन में फ़ौरन से एक मोटिवेशनल स्पीकर आता है जो हमारे अंदर के छुपे हुए फ़नकार को या टैलेंट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा होता है। आपने बात की कि आपका की शुरुआत थी टीचिंग से, तो ये मोटिवेशनल स्पीकर की तरफ आप फिर कैसे टर्न हुए? देखिए, हमारी ज़िंदगी में ना बहुत सी ऐसे लम्हात होते हैं जहाँ पर हमें अपने अंदर से खुद को खोजने की ज़रूरत होती है। जैसा कि हम लोग ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, मेरी ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट की, हिम्मत दी कि चलें, अब आप के फादर तो नहीं हैं, आपने खुद ही अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना है। लेकिन वो एक अंदर से था ना कि कुछ तो साथ होना चाहिए, कोई साथ ऐसा होना चाहिए जो कि आपको सपोर्ट कर सके। बिल्कुल ठीक।
कासम अली शाह साहब की मैंने वीडियोस देखना शुरू की 2017 में। जब मैंने सर की वीडियोस देखती थी तो एक बहुत उम्मीद पैदा होती थी, और जो मोटिवेशन सर से मिलती है वो सिर्फ वर्बली नहीं है। जब मैं सर से पहली दफ़ा मुलाकात मेरी हुई तो मेरी जो कैफियत थी वो मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे सामने वो शख्स खड़ा है जिनको मैं सुन के आज इस काबिल हुई हूँ। मैंने क्योंकि कभी भी अकेले सफ़र नहीं किया था, कहीं आई गई नहीं थी। हफीज़ाबाद में कहीं भी जाना है तो अपने फादर के साथ, अपने भाइयों के साथ ही जाती थी। लेकिन सर के सेशंस के लिए मैं हफीज़ाबाद से, और ज़ीशान यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, मोटिवेशन जो मुझे सर से मिली उसका इतना असर था कि मैं सुबह निकलती थी हाफिज़ाबाद से तो बग़ैर कुछ खाए पिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में हम लोग ने निकलना होता था, कुछ सेशंस होते थे इस तरह से। तो वहाँ से सेशंस के लिए मैं लोकल ट्रैवल करती थी, और पूरा सेशन अटेंड करने के बाद वहीं पे कासम अली शाह फाउंडेशन में जो हमें टी ब्रेक में कुछ दिया जाता था खाने पीने के लिए, वो खाया पिया और फिर वापस उसी तरह से घर भी वापस जाती। तो यानी सारे के सेशंस। मुझे सबसे पहले ये बताएं, ये किस सन की बात है? ये 2018-19 की बात। ओके, 2018 एंड 19। ये जो आपने सफ़र बताया जी, अब ये तो आपने बड़ा मुख्तसर करके ये 2 सालों में जो आपने किया वो आपने बता दिया। इस सोसाइटी में जिसे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कहा जाता है, एक औरत भी नहीं कहूँगा, एक नौजवान लड़की का अपने घर से निकलना जो कि बहुत ही मुश्किल है, जिसको खुद बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है, उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। बिल्कुल। उस लड़की का अपने घर से निकलना और फिर निकल के ना सिर्फ अपने ही शहर के अलावा किसी दूसरे शहर में डेली ट्रैवल करना, फिर वापस आना, और वो भी लोकल में। वो एक्सपीरियंसेस कैसे थे? वो जो सफ़र होते थे आपके, सुबह सुबह जाना, फिर आपने जैसे बताया कुछ खाया पिया भी नहीं होता, फिर वापस आते आते रात का हो जाना, वो सफ़र अकेली आंसा के कैसे थे? हैदर, उस वक्त ना मेरे अंदर वो एक मोटिवेशन ही बहुत होती थी। मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ करना है, और मैं वो अपने अंदर वो एक जज्बा लेकर चल रही होती थी कि क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई मुझे क्या ही कहेगा। ये जो चीज़ें थी ना, तो वो मैं सारे रास्ते में दुरूद पाक, घर से निकलते हुए दुरूद पाक, और मेरी अम्मी अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, वो कितना टाइम में मैं घर से बाहर निकलती थी दुरूद पाक पढ़ के, मेरे साथ वो मुझे कहती थी रास्ते में पढ़ते जाना, और मुँह ते आने आना। मेरी अम्मी का एक वर्ड होता था, मुँह ते आने आना, पुत्र अपने अल्लाह तेरे सुपुर्द अल्लाह तेनू कीता। और वो इस तरह से मेरे साथ दुआएं थी। लेकिन वो एक टाइम ऐसा होता था कि जब कभी कभी ऐसा होता था कि क्या करने जा रही हूँ मैं, दुनिया सारी घर में बैठी है, सुकून कर रही है, मुझे क्या ही हुआ है कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ। लेकिन एक दिल में एक था कि मुझे कुछ करना है। बहुत कुछ हुआ, बहुत से ऐसे वाकयात भी हुए। कोई एक दो ऐसे कुछ इंसिडेंट शेयर करें, और ये शेयर करने का मकसद बेसिकली एक सबक है। ओके, अच्छा, कुछ ऐसे इंसिडेंट जो एक दो ऐसे शेयर कीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा दिल टूटा हो आंसा का कि मैं तो एक अच्छे काम के लिए घर से निकली, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, लेकिन क्यों हमारे माशरे में एक लड़की के साथ ऐसे होता है? कि हमारे वहाँ पर ये है कि आप कुछ अच्छा भी करने जा रहे हैं ना, तो वो सबको यही लगेगा कि सुबह सवेरे तैयार श्यार होके कहाँ जा रही है। हमारे वहीं पे एक एरिया में कुछ लोग थे, तो वो टाइम नोट करते थे मेरा, कि किस टाइम जाती है और किस टाइम वापस आती है। और जब यहाँ पे मैं फिर आपको रोकूंगा। जी। ये जो लड़के इस तरह की हरकतें करते हैं, तो लड़कों की बोली में ये होता है कि आज मैं टाइम चुकना जी, ये उनकी लैंग्वेज में ये चीज़ होती। तो मैं निहायत ही शर्म से और निहायत ही गुस्से से ये बात कह रहा हूँ हमारी कौम के उन नौजवानों को कि आज आंसा जो बात कर रही है, अब ये जो वाक़या शेयर करने लगी है कि जो लोग इस तरह सोचते थे, अब उसकी जगह पे आपने अपने घर में बैठी अपनी माँ या बहन को रख के सोचना है। फिर आपने यही अपने जज्बात या यही इरादे इनके बारे में भी आपने देखना है, और फिर आपने देखना है कि आप क्या करते थे और उसका जो फील है, जो इम्पैक्ट है, जो इफ़ेक्ट है, वो उस लड़की पे क्या होता था। अब आप कंटिन्यू कीजिए। फिर मुझे रास्ता चेंज करना पड़ा कि मैं जिस जगह से जाती, जिस रास्ते से आती जाती थी, वो रास्ता मुझे बहुत आसान था, लेकिन सिर्फ उन चंद लोगों की वजह से मुझे रास्ता चेंज करना पड़ा। आपको ये कैसे पता लगा कि ये लड़की के अंदर एक सिक्स सेंस जो होती है ना लड़की के अंदर, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। उसको दूर से पता चल जाता है कि क्या हो रहा है और कहाँ हो रहा है। तो मेरे साथ जो है ये कुछ ज़्यादा है।
और फीमेल के साथ ये मेरे साथ जितनी भी खवातीन सुन रही होंगी ये, उन सबको ये आइडिया होगा और वो इस बात पे मेरे साथ जो है वो स्टैंड करेंगी कि वाकई ऐसा होता है। जब हम कहीं से जा रहे हो, गुजर रहे हो, तो हमें पता चल जाता है कि हमें कोई किस तरह से देख रहा है। यानी फर्स्ट टाइम तो ऐसे ही फील हुआ कि यानी नॉर्मल बात है। जब वो रेगुलर होगी चीज़ें 2 या 4 दिनों के बाद, आप फिर रोज वहां से गुजरते थे, रोज लोग आपको घूरते थे, ताड़ते थे। पता चल गया। अब क्या हुआ कि मैंने फिर वो रूटीन चेंज की थोड़ी सी, और फिर जो है उन चीज़ों को थोड़ा सा ओवरकम करने की कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की करम नवाजी से और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं हैंडल कर लेती थी। वो समटाइम ऐसा होता था लेट नाइट जब वापस आते थे तो मुझे पूरा, मैं आ जाती थी यानी किसी एक दूसरे शहर से घर आ जाती थी, लेकिन अपने रोड पे मुझे डर लगता था। फिर वहां से मैं अपने भाई को या किसी अपने रोड से डर क्यों लगता था? क्या उन्हीं लोगों की वजह से कि ये यहाँ पे ये अब कितने ज्यादा दुख की बात है। ये अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ कि वो आप एक प्रदेश में हैं, यानी किसी और शहर में हैं, वहाँ से आप वापस 2 घंटे का सफ़र किया है, बस में हैं जिसमें अनजान लोग हैं, आप इजी हो, आप अपने शहर में आ गए। हत्ता के होना तो ये चाहिए, नेचुरल जो एक तकाजा है वो ये होना चाहिए कि जैसे ही आपके शहर की हदूद नज़र आए आप कंफर्टेबल हो जाएं, इजी हो जाएं कि हुण मैं घर आ गई हैं। लेकिन आप ये बता रही हैं कि जब आप वो सफ़र कर रही होती थी तो आप इजी होती थी, लेकिन जब अपने घर के रोड के पास पहुंचती थी, यानी कि जहाँ पे आपका घर, वहाँ पे आप घबराहट का शिकार हो जाती थी। तो मैं फिर अपने भाई को या किसी कज़न को कॉल करती थी कि मुझे आके यहाँ से ले जाएं, और या वो फिर पहले ही वेट कर रहे थे, और मेरी अम्मी अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे वो घर में मेरा बाकायदगी से इंतज़ार करती थी। वो तब तक कुछ खाती नहीं थी और कुछ वो सोती भी नहीं थी मेरे बगैर। फिर आपने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी अरसा, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, या आप बताएंगे खुद ही, हॉस्टल लाइफ में गुजारा है। हॉस्टल लाइफ एक ऐसी लाइफ है, जब भी कोई लड़की ये बताती है कि मैं हॉस्टल लाइफ है मेरी, इतने सालों से मैं हॉस्टल में रहती हूँ, उसके बारे में इस माशरे में फ़ौरन से नेगेटिव सोचा जाता है। ये समझा जाता है कि हॉस्टल लाइफ का मतलब है कि ये लड़की तो फिर ऐसी होगी या वैसी होगी। हॉस्टल लाइफ कैसी होती है? हैदर, मैं हर एक के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसी भी सोसाइटी हो, जैसा भी माशरा हो, उसमें हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। हर किसी ने अपनी जो है अपनी बैकग्राउंड को देखते हुए अपना खुद का रिलेशन वहाँ पे बिल्ड करना होता है, अपने हॉस्टल की फ़ेलोज़ के साथ भी और वहाँ के लोगों के साथ भी। तो हर तरह पे, हर जगह पे एक तरह के लोग नहीं हैं। आपको बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं, बहुत बुरे लोग भी मिलते हैं, और जो हम ये प्रिटेंड करते हैं कि हॉस्टलाइज गर्ल्स जो हैं वो ऐसी होती हैं, ऐसी होती, तो किसी के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसी कोई चीज़ देखी हो जिसको लेके आपको लगा कि यार वाकई ये लड़कियां जो अपने घर से दूर हैं ये गलत फ़ायदा उठा रही हैं इस चीज़ का? एक छोटा सा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ कि मुझे नहीं आइडिया था कि बच्चियां जो हैं वो इस तरह से भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही होती हैं, और मैं तो बिल्कुल वो जिसको कहते हैं बलंग टाइम पर बंदा हूँ। तो वो मुझे कहती है कि मेरे साथ आप मार्केट चलें, मुझे कुछ सामान ख़रीदना है। अच्छा, ये आपके ही हॉस्टल में थी? हाँ, मैं पहले एक जगह पे रहती थी वहाँ का। तो उसने मुझे कहा कि मेरे साथ आप मार्केट चलें, मुझे कुछ सामान ख़रीदना है। मैंने कहा चले, मैं आपके साथ बच्चे चलती हूँ। छोटी बच्ची थी, मैंने कहा चल ठीक है, मैं बेटा आपके साथ चलती हूँ। अब मुझे अम्मी बनने का भी शौक़ है, बहन बनने का भी शौक़ है, और मैं वहाँ पर रिश्तेदारियाँ निभाती रहती हूँ। अब मैं उनके साथ बाहर गई, और वहाँ पर मॉल में जब हम पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे रुकें, मैं अभी आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो मुझे लगा कहीं कोई दूसरी किसी शॉप पे चीज़ें देख रही है, मैं किसी एक जगह पे, हम लोग थोड़ा टाइम जो है वो कम लगेगा, हम दोनों मिल के शॉपिंग कर लेते। अब 15 मिनट हो गए, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 मिनट हुए। मैंने उसको कॉल की, कॉल नहीं ले रही। मैं उसको मैसेज कर रही हूँ, मैसेज नहीं ले रही। अब मैंने इधर उधर देखना शुरू किया, भागना शुरू किया। अब मैं क्या करूँ, मैं तो लेके आई हूँ उसको, और मुझे उसको साथ लेके जाना है जी। कुछ टाइम के बाद, तकरीबन मुझे 45 मिनट हो चुके थे कि मैं कभी फर्स्ट फ्लोर पे जा रही हूँ, कभी सेकंड फ्लोर पे जा रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं पे भी किसी का कोई सर पाँव नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद तकरीबन 45 मिनट के बाद वो मासूफ़ा आई और मुझे आके कहती, आप कहाँ थी? मैं तो आपको ढूंढ रही थी। मैं वहाँ पे सर पकड़ के बैठी हूँ कि मैडम मैंने आपको इतने कॉल किए हैं, इतना मैंने आपको ढूंढा है, आपने कोई किसी चीज़ का मुझे रिप्लाई नहीं किया। अब उसके बाद मुझे दूसरे या तीसरे दिन जो है पूरी हकीकत का पता चला, तो मैंने अपने दिल में ये तहिया किया कि मैंने किसी के साथ भी
वो उकदा जो खुला वो तो बताइए ना। वो बस यही था कि कोई उनके जानने वाले थे, कोई दोस्त अहबाब थे, तो वो उनके साथ जो है वो मिलने के लिए ये उन्होंने बहाना जी, यानी जी। कि बनाया। आप को तकरीबन प्रैक्टिकली 10 साल हो चुके हैं तकरीबन। जी बिल्कुल। एक चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जिसका अमल दखल रहा है, बहुत ही ज़्यादा, और मेरा ये मानना है कि वो चीज़ ऐसी है, कुछ मासूमीन के फ़रामीन भी हैं जिसमें बताया जाता है कि ये वो चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में सीखने के लिए, ऑब्ज़र्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। किसी इंसान को भी जानना हो तो उसके साथ जो 2-3 चीज़ें करने का कहा गया ना कि इनके थ्रू आप उनको जान सकते हो, उसमें भी इस चीज़ का जिक्र है। वो चीज़ है सफ़र कर लो, ट्रैवलिंग। आपने अपनी ज़िंदगी में सफ़र बहुत किया है, एक शहर से दूसरे शहर, फिर उस शहर के अंदर राउंड एंड राउंड बहुत घूमते रहना। सफ़र आंसा की ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है? सफ़र ने आंसा को क्या सिखाया? मुझे अपनी ज़िंदगी में समझ लें कि जो पहले की आंसा थी उसको स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये सफ़र नहीं किया है। मेरी ज़िंदगी में टाइम टेबल एक सफ़र की वजह से आया। मेरी ज़िंदगी में एक पुरइत्माद शख्सियत जो बिल्ड हुई है वो सफ़र की वजह से हुई है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो लोगों को शक्ल देखकर पहचानने के एक मेरे अंदर जो स्किल डेवलप हुई है वो सफ़र के दौरान ही हुई है। मुझे दूर से ही पता चल जाता है कि किस शख्स को कितना जो है वो अटेंशन देनी है, या मेरे साथ वाली सीट पे जो खवातीन बैठी हैं या कोई भी शख्स बैठा है उसके साथ मुझे कम्युनिकेट करना है या नहीं करना। यानी कि सफ़र ने आपका ऑब्जर्वेशन लेवल बढ़ा दिया बहुत, और मेरी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा ये सपोर्टिव रहा है जो सफ़र है। सफ़र के दौरान इतना आपने सफ़र किया, मुख्तलिफ शहरों में आप आते जाते रहे हैं, कोई एक ऐसा वाक़या, कोई ऐसा किस्सा बताएं जो बहुत ही ज़्यादा यादगार हो या बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो, कुछ डिफरेंट जो आपके साथ हुआ हो? बहुत से ऐसे वाक़यात होते रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग भी मिले मुझे सफ़र के दौरान ही जिनके साथ बैठते ही जो है वो पता चलता है कि हम वाकई किसी ख़ानदानी शख्स के साथ बैठे हुए हैं। मुझे अब याद पड़ता है कि मेरे साथ बहुत सी मेरी सोशल मीडिया पे ऐसी फ्रेंड्स हैं, फीमेल हैं, जो गर्ल्स हैं, जो कि मुझे दौरान सफ़र ही मिली हैं और बहुत अच्छी गुफ्तगू उनके साथ रही। और बहुत सारे मुझे याद, एक और मैं वहाँ पे वाक़या शेयर कर दूँ। मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, वो शेखुपुरा से मैं वापस आ रही थी लाहौर, तो वो मेरे साथ। आप अपनी उस फ्रेंड का चाहें तो नाम भी ले सकती हैं। हाँ, हुमा मेरी फ्रेंड है और हम शेखुपुरा से मैं वापस आ रही थी लाहौर, तो वो मेरे साथ फ्रंट सीट पे बैठ गई। अब उनसे मेरी बात जो है वो थोड़ी बहुत होनी शुरू हो गई। होते मैंने कुछ अपने ना स्टेटस था तो मैं अपडेट कर रही थी और साथ में उसका कैप्शन लिख रही थी, तो उसकी नज़र पड़ी तो उसने मुझसे पूछा आप क्या करती हैं। मैंने भी उनको बताया कि मैं ये करती हूँ, और बातें करते करते एक ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि जब हम लोग उतरे तो हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने नंबर एक्सचेंज कर चुके हुए थे और बड़े अच्छा रिलेशन बिल्ड होने के साथ साथ हमने मिल के काम भी किया। हम लोगों ने किताबों के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे मिलकर काम भी किया और वो मेरे लिए और मैं उनके लिए एक पॉजिटिव रिलेशन में हम लोग बिल्ड हो चुके हैं। अरे वाह, क्या बात है। इस 10 साल की ज़िंदगी में इतना कुछ अचीव किया है आपने, जैसा कि आपने बताया है। कब ऐसा टाइम आया आंसा पे जब आंसा बहुत ज़्यादा डरी हो इन 10 सालों में, कि जिस दिन बहुत ज़्यादा डर लगा, उसे घबरा गई हो, डर गई हो, ऐसा कोई दिन आया? यार ज़िंदगी में बहुत सारे दिन ऐसे हैं यार। मैं अब थोड़ा सा सोच के बताऊं तो मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की लाहौर में, तो लाहौर में और उर्दू बाज़ार में आपको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, क्योंकि जब उनको पता चलता है कि एक छोटे शहर से है, सादा है और बड़ी वो है, सादा मिजाज है और इसमें कोई इस तरह की नहीं है, सीधी सादी है, तो तब वो क्या होता है कि उसके बारे में ये एक तस्वर कर लिया जाता है कि इनको जितना भी रखा जाए तो ठीक है। यानी इस तरह से मैं एक जगह पे अपॉइंट हुई, काम स्टार्ट किया। ये लाहौर उर्दू बाज़ार की बात? जी, उर्दू बाज़ार की बात। मुझे उस दिन जो मैं फ़ील किया वो मैं यहाँ पर आज बताना चाहूँगी। जी ज़रूर। कि मैंने जब उस कंपनी में मैंने ज्वाइनिंग की तो मैंने एज अ ट्रेनर ज्वाइनिंग की। उसके बाद उस कंपनी में ही यानी एक ही कंपनी थी, 2 भाइयों की थी और 2 भाई डिफरेंट जो हैं वो काम करते थे। यानी एक प्राइवेट स्कूल्स का काम करता था और एक जो है वो पैफ के स्कूल्स की बुक्स बनाता था। तो मुझे अपॉइंट किया प्राइवेट स्कूल के ऑनर ने और मैं उसी ऑफिस में बैठी थी। तो एक दिन दरवाज़ा नॉक हुआ, टक टक, अंदर मैं थी। अच्छा, ये ना एक बंदा आया अंदर, आगे कहता है
कि ये जल्दी जल्दी से ना ये गाइड का ये काम है, ये फटाफट कर दो। मैं उसके मुंह में देख रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ। मैं कहा ठीक है, जो मुझे समझ आई मैंने कर दिया। दूसरे दिन भी इसी तरह से हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा हुआ। अब जिस काम के लिए मुझे अपॉइंट किया गया, जो काम मुझे करने के लिए दिया गया था, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ था, उससे हट के मुझे वो काम भी साथ में दिए जा रहा था। और जो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, जो मुझे काम करना है, वो मुझे करने नहीं दे रहा। ठीक है, अब 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, ये सिलसिला चलता रहा। अब मैं दोनों कंपनीज का काम कर रही हूँ, पे मुझे एक कंपनी दे रही है। क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। और जब मैंने 1-2 बार जो है वो अपनी ही ट्रेनिंग के हवाले से बात की, तो मुझे यह सुनने को मिला कि आपको कुछ नहीं आता है। ओह, यानी कि एक तो जिस कंपनी में आप अपॉइंट हुए उसका काम कर रहे हो, साथ एक और भी कंपनी का काम आपसे करवाया जा रहा है, और जब आपने बात की तो आपको ये कहा गया कि आपको कुछ आता ही नहीं। मुझे कुछ नहीं आता है और आप इस काबिल ही नहीं है कि आप यहाँ पे सरवाइव कर सकें और यहाँ पे काम कर सकें। ये आपको किसने कहा? ये किसी ने कहा। आप आज बताएं किसने कहा आपको ये? जिन्होंने कहा वो अगर सुन रहे हैं तो देखेंगे, जब वीडियोस भी देखेंगे आपके यूट्यूब चैनल पे, तो वो ज़रूर ये चीज़ को समझ सकेंगे कि मैंने ही ये कहा था। और वो शख्स ने जिस तरह से, जिस लहजे में कहा कि आपको कुछ नहीं आता है, आप कल से नहीं आ सकते। आप एक हिंट हमें ये दे देंगे, ये वो शख्स था जो आपसे दूसरी कंपनी का काम करवाता था? जी, जो मुझसे दूसरी कंपनी का काम करवा रहा था, उस शख्स ने ये कहा और बड़ा ही टांग पे टांग रख के और मुझे कहा कि आपको काम नहीं आता है बिल्कुल। तकब्बुराना। हाँ। और फिर जब मैंने किसी और कंपनी के साथ रब्ता किया कि मैं अभी जो है मेरी एक जॉब जो है वो ख़त्म है, तो मुझे दूसरी जॉब चाहिए, तो उसी शख्स के एक और फ्रेंड ने वहाँ पे कॉल करके दिया, इस बंदी को तो काम आते नहीं है, आप इसको ना रखें। यानी कि एक तो आपको डिमोटिवेट भी किया, फिर आपके राह में रोड़े भी अटके। बिल्कुल। और मुझे वहाँ पर इतना बुरा महसूस होता था। मैं डेली काम करती थी, लेकिन मुझे हर रोज़ शाम को ये सुनने को मिलता था कि तुम्हें काम नहीं आता है। और मैं डेली अपने आप को ज़ीरो फील करती थी। और यकीन माने जितना रास्ता मैं घर जाने के लिए गुजारती थी, वो पूरा रास्ता मैं रोती होती जाती थी। ये किस सन की बात है? ये 2023 की बात, 22 और 23 की बात है। और मैंने आज तक ये बातें किसी से शेयर नहीं की हैं। आज आप कहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी मार्केट में मैं 7 से 8 पब्लिकेशंस के साथ काम कर रही हूँ। यानी कि आज आप 7 से 8 कंपनीज के साथ काम कर रही हैं उसी मार्केट में। अब ये वो शख्स जो है जिसने आपको आज से 2 साल कबल तकब्बुराना अंदाज में आपसे काम लेते हुए भी ये बात की क्या तुम्हें कुछ आता नहीं है, ये कुदरत की तरफ से उसको एक तमाचा है। ये कुदरत की तरफ से, आपने तो यकीनन एक लड़की होने के नाते सहम गए, डर गई, रो पड़ी, अपने अंदर ही उस दर्द को दबा लिया। मुझे ना, क्योंकि मैं जिस फैमिली से आती हूँ, मुझे हमेशा अप्रिशिएट किया जाता था। मैं जिस स्कूल से आई वहाँ पे अप्रिशिएट किया जाता था। मैं जिस एफर्ट के साथ यहाँ तक पहुँची थी, मुझे वहाँ तक अप्रिशिएट किया जाता था। और मुझे अचानक से ये सुनने को मिला आपको कुछ नहीं आता। नहीं, आपको अप्रिशिएट किया जाता था, ये तो एक अलग मैटर है, लेकिन आपसे हाँ, काम लेके यानी कि अगर मैं हूँ, अगर मुझे कुछ आता ना हो, मैं यहाँ पे ये रेडियो प्रोग्राम कर रहा हूँ, साथ मुझे चैनल वाले ये कहेंगे भैया आप प्रोडक्शन में साथ जाके एडिटिंग का भी काम करें, मैं वो भी कर दूं, और शाम को मुझे वो कहें कि यार तेनू तो कुछ होता ही नहीं, आपको कुछ नहीं आता, तो ये मेरे लिए तो बहुत ज्यादा दुख की बात होगी। मैं तो रो पड़ूंगा कि ये कैसे लोग हैं कि मैं जो मुझे मेरे जिम्मे काम है वो तो मैं कर ही रहा हूँ, साथ और भी काम ले रहे हैं, फिर एंड पे मुझे ये बोल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता। तो ये तो बहुत ज्यादा तकलीफ की बात। यहाँ तक कि वो अकेले बुला के भी नहीं आपको कह रहे कि आपको कुछ नहीं आता। महफिल में ये बात कर रहे हैं, आपको लोगों के सामने, टीम के सामने ये कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। आपकी इज्जत नफ्स को मजरूह करने वाला वो शख्स अगर आज ये प्रोग्राम सुन रहा होगा, ये वीडियो देख रहा होगा, तो मैं ये उसको फ़कत बताना चाहता हूँ कि एक बात हमेशा याद रखिए, वो और उस जैसी ज़हनियत के जितने भी लोग हैं जिनको ये लगता है कि हम हैं तो सब कुछ चल रहा है, हम अगर इसकी हेल्प नहीं करेंगे या हम नहीं होंगे इसके साथ तो ये फारिग हो जाएगा, ये बंदा या बंदी वो कोई भी हो, एक बात हमेशा याद रखिएगा, सबसे बड़ा मालिक, सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा जो आसरा है वो सबका एक ही है। बिल्कुल। जो रब्बुल आलमीन है, खुदा ताला है, जो उसने लिखा हुआ है वो होना है। ये अच्छा जो आपकी ज़िंदगी में आंसर ये हुआ है ना, ये भी होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये ना होता तो फिर आपको बहुत सारे राजों से पर्दा कैसे उठता, आपको कैसे ये सब कुछ सीखने को मिलता।
वहीं पे रह जाती ना। ये आज वो एक कंपनी के साथ काम कर रही होती, वही मैं गाइड ग्रामर बना रही होती, वही मैं घिसा पिटा काम कर रही थी। मुझे आज वो जो शख्स था वो कंपनी का जिसने आपको ये तकब्बुराना अंदाज में कहा था, उसको तो कुदरत ने तमाचा रसीद कर दिया, लेकिन मुझे लगता है आपको उसको थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ, कि थैंक बहुत यू शुक्रिया सो मच, कि जज़ाकल्लाह। तुम्हारी वजह से मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी, मैंने मूव ऑन किया। बिल्कुल। और मुझे इतना उसके बाद मुझे मेरा तवक्कल इतना बढ़ गया, यकीन माने अभी भी मैं अगर फ्री बैठी हूँ, कुछ भी ना कर रही हूँ, तो मेरे दिल में ये इत्मीनान होता है कि अल्लाह ताला जो मुश्किलात हैं उसके बाद आसानी पैदा करने वाला। और मेरे लिए इतनी आसानियाँ पैदा हुई कि जो मैंने तसव्वुर भी नहीं की थी, जो मेरे वहमो गुमान में नहीं था। उस दिन, जिस दिन मैं उस जॉब से वापस आ रही थी, उस वक्त मेरे वहमो गुमान में जो चीज़ नहीं थी, आज वो सब कुछ मेरे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इन 10 सालों में जैसे आपने ये बताया, मैंने आपसे क्वेश्चन किया डर का एक सवाल, अब मेरा सवाल ये है, इसी डर में आपने रोने का भी बता दिया कि आप रोए भी कब हैं। इन 10 सालों में सबसे बड़ी खुशी कौन सी थी आंसा के लिए? खुशियाँ बहुत सारी हैं, कोई एक आज क्योंकि मैं तो अल्लाह ताला पर इतना तवक्कल करती हूँ। मैं पेट भर के खाना जिस दिन खा लेती हूँ ना, और मेरी तबीयत भी ख़राब नहीं होती है, मैं उस दिन का समझती हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत ही सेहतमंद ज़िंदगी अता की है। मेरे लिए वो भी बड़ी खुशी का दिन होता है। इस पूरी जो 10 साल हैं, इन 10 सालों में मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ आई हैं, जिसमें मैंने अपने लिए जो है अपना एमफिल, मुझे बड़ा खुशी मैं इजहार करूँगी कि मैंने अपनी बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं, जिसमें मुझे अवार्ड्स मिले हैं। वो मेरे लिए खुशी के दिन थे। मेरा जो फर्स्ट डे था अपनी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मेरी मैट्रिक के बाद की सारी स्टडी जो है वो प्राइवेट थी, और मैंने वो साथ में टीचिंग करती रही और साथ साथ में मैं पढ़ती रही। और जो मेरा यूनिवर्सिटी का पहला दिन था, वो मेरी यूनिवर्सिटी का ख्वाब था कि मैं यूनिवर्सिटी में जाके पढूं, तो वो मेरा एक ख्वाब पूरा हुआ। मैंने अवार्ड्स इतने सारे अचीव किए, मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन के साथ जो है वो काम किया और उन्होंने मुझे अवार्ड दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। फिर उसके बाद मैंने जो टीवी के लिए मैंने जो काम किया, ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी थी, और जो मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से, मुझे फ़ील होता है कि मैंने बहुत अच्छे से उनको कैरी भी किया और उसको मुकम्मल भी किया, तो वो भी मेरे लिए बहुत खुशी के दिन थे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार। माशाल्लाह, खुदा ताला इस सफ़र को ऐसे ही कामयाबियों के साथ जारी और सारी रखे। एक बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ भी है आपके लिए, आपकी ज़िंदगी का एक सपना था, आपने मुझे चाहे रोका भी था, लेकिन मैं ये बात ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा एक इशारतन, कि हमारे इस देश में बहुत सारे लोगों का अब ये तो एक बहुत बड़ा ड्रीम बन गया है कि वो ये चाहते हैं कि वो किसी और देश में जाएं और वहाँ जाके अपने आप को कामयाब करें, क्योंकि यहाँ पे उनको अब हालात उस तरह के नहीं लगते जिसमें वो सरवाइव कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा ख्वाब जो कि मुकम्मल होने जा रहा है, और इस तरह नहीं होने जा रहा कि आप पैसे खर्च करके अपने कहीं काम के लिए ढूंढने के लिए मज़दूरों की तरह जा रहे हैं। आप एक उस्ताद की हैसियत से, फिर एक तालिब इल्म की हैसियत से, एक बहुत बड़े एक मिशन के साथ यूरोप जाने की राह पे गामजन हो चुकी हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द आप जाने वाली हैं। ये खुशी जो है या ये जो बात है, ये आपकी ज़िंदगी में कितना मायने रखती है? मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो इस बात की खुशी है कि मैं कहीं भी जाऊंगी, मैं बेहतरी के लिए काम करूंगी, और ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी अगर मैं वहाँ से अच्छी हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद अपने मुल्क में आके उसको सर्व करूं। और वही मिशन जो मैं लेकर अपने शहर हाफिज़ाबाद से यहाँ तक पहुँची थी, उसी विज़न और मिशन के साथ और उसी जो है वो एक पैशन के साथ मैं अपने ही मुल्क पाकिस्तान को सर्व करूं और यहाँ की सोसाइटी को बेहतर करने के लिए कोई काम कर सकूं। और मैं इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ कि मैं जाऊँ और वहाँ से बहुत अच्छा कुछ लर्न करके। इंशाल्लाह हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा, 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से आपने समराइज़ करना है, अपनी फैमिली में से बताइए आपके घर वालों ने कितना आपको सपोर्ट किया और आज कौन कौन है, आप उनका नाम लेके यहाँ पे उनको बाकायदा खिराज तहसीन पेश कर सकते हैं, उनको थैंक यू बोल सकती हैं। बहन भाई अपने रिश्तेदारों में से जिनको आप कुछ कहना चाहती हैं, कोई मैसेज उनके लिए, जो भी फीलिंग्स आपकी हों। वालिदैन के बाद जिसने सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया वो मेरे भाई और बहनें हैं। आप अपने भाइयों का नाम ले सकते मेरे हैं। भाई नात खान असद अमानत अली हफीज़ाबादी, और मेरे छोटा भाई है सिप्ते हसन अमानत अली, और मेरी बड़ी बहन मेरी माँ जैसी बहन है, वो हमें बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह ट्रीट करती हैं।
बाजी आसिफ़ा हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा दुआएं, इतनी दुआएं देती हैं जिस तरह मेरी अम्मी दुआएं देती हैं, इसी तरह से। जब कल मैंने उनको ग्रुप में मैसेज किया कि मैं डिग्री लेने के लिए जा रही हूँ, एक ढेर लग गया दुआओं का, जो कि मेरी बहनों की तरफ से था। मेरी बाजी आसफ़ा, बाजी फ़ाहरा, बाजी राशिदा, नासरा और मेरे भाई, मेरी भाभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, और मेरी भांजी और भतीजे बहुत खुश सब, और सब मेरे लिए बहुत ही दुआएं करते हैं मेरे लिए। मेरे बहनोई माशाल्लाह और मेरी भाभी सब जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आपका वैसे फैमिली में से किसके साथ सबसे ज़्यादा प्यार है? किसी एक को अगर चुनना है। हाय लड़ाई हुआ तो सी ये सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी सबसे प्यार करती हूँ। और ये कहते हैं ना कि डिप्लोमेटिक हो यहाँ पे हो गई हैं। नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं है। देखें, जब हम सारे बहन भाई इकट्ठे बैठते हैं ना, तो किसी में से माँ नज़र आती है, किसी में से बाप नज़र आता है, वो खुशबू सब में से नज़र आती है। ये आपके सियासी जवाब अब शुरू हो नहीं, गए हैं। सियासी जवाब नहीं है, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर, आपको पता है कि कवर कैसे करना है। नहीं। अच्छा, मैं टाइम हमारे पास असल में शॉर्ट है। मैं आपने अपने भाई का जिक्र किया, तो मैं यहाँ पे वो असद अमानत अली आपने जो बताया, आपकी वॉल पे मैंने देखा था, वो नात ख्वानी बहुत अच्छी करते हैं। ये रिसेंटली रमज़ान में एक टेलीविजन पे मैंने उनको नात पढ़ते सुना। माशाल्लाह, खुदा ताला सलामत रखे, बहुत अच्छी आवाज़ है उनकी। अच्छा, एक और ऐसी चीज़ है जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। एक मिनट के अंदर आपने जस्ट करना है समराइज़ कि आपकी ज़िंदगी में, आंसा की ज़िंदगी में इस शहर यानी कि हाफजाबाद की क्या वैल्यू है, हाफजाबाद ने आंसा को क्या दिया, आंसा हाफजाबाद के लिए क्या एहसास रखती है? हाय ठंड पै जाती है उत्थे जाके वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे अपने मेरी माँ बाप ने मुझे अपने बाहों में ले लिया, गोद में ले लिया। और मुझे हाफिज़ाबाद से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है उन जगहों पे जहाँ पे मैंने काम किया है, वहाँ पर जहाँ पे मैंने पढ़ा है। और मेरी टीचर्स को जब पता चलता है मेरे बारे में और कहीं उनसे मुलाकात होती है, तो वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मेरे स्टूडेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो तो शुरू से ही प्यार करते थे, लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि मैम ने इतना कुछ अचीव कर लिया, तो वो कहते हैं मैम हमें आप जैसा बनना है। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और जब मैं शहर वापस जाती हूँ, अपने घर वापस जाती हूँ, गली मोहल्ला सब रिश्तेदार, सब दोस्त अहबाब सब बहुत प्यार करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, और मेरी पहचान हाफिज़ाबाद है। और जब तक ज़िंदगी है तब तक मेरे नाम के साथ हाफिज़ाबाद जुड़ा रहे। और ये मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हाफिज़ाबाद को पूरे पाकिस्तान के साथ आबाद और शाद रखे। अरे क्या बात है, खुदा ताला सलामत रखे। ओके, अभी हम जा रहे हैं इख्तिताम की तरफ। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आखिर में जाते जाते मैं चाहूँगा जितनी नौजवान लड़कियाँ हमें सुन रही हैं, ख़ास तौर पे दो इस वक्त कज़नें हमें सुन रही हैं, कोमल और रुबाब हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनने का। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, मैं उनका सबका एक एक करके नेम लूँगा तो बहुत ज़्यादा नाम हो जाएंगे। उमैर हमारे साथ हैं, शहबाज हैं, फ़िज़ा हैं, हसन हैं, ऑन हैं, बहुत सारे नाम हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए मैं जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं सबका बहुत शुक्रिया। स्पेशली बाद में भी जो लोग इस वीडियो को हम मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज़ीशान हैदर पे देखेंगे, जितनी यंग गर्ल्स हैं स्पेशली, उनको आंसा क्या मैसेज देना चाहेगी जो उनकी ज़िंदगी में चेंज ला सकता है? यार, सबसे पहली चीज़ अपने अंदर की वो सलाहियत को खोजें जो आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आप हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सलाहियत रखी है, उसको खोजें, फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करें। दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, इन चीज़ों से बाहर आएँ, आउट ऑफ द बॉक्स आकर सोचें। और आपके वालिदैन आपके सपोर्ट कर रहे हैं, आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ज़रूर घर से निकलें, अपने लिए काम करें, अपनी सोसाइटी को बेहतर करने के लिए काम करें, और हमेशा पॉजिटिव रहें। कुछ भी बुरा हो जाता है उससे कुछ पॉजिटिव सीख लें। कभी अपने दिल में ये ख्याल मत कीजिएगा कि ये माशरा ख़वातीन का नहीं है, यहाँ पर मर्द ही मर्द हैं और वो हमें डिग्रेड करेंगे। हमारे माशरे में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे मर्द भी हैं जो हमेशा सपोर्ट करते हैं। आपके साथ एक मिसाल मौजूद है ज़ीशान हैदर साहब की, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और मुझे हमेशा एक अच्छा मशवरा दिया है, वो मशवरा जो मेरी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है। तो आपकी भी ज़िंदगी में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, उनका ख्याल रखें। माशरे को खूबसूरत बनाने के लिए अपनी तरफ से एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह माशरा भी आपको सपोर्ट करेगा और आप भी आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया खानम आंसा शहज़ादी, खुदा ताला आपको सलामत रखे। सुनने वालों से लेना चाहेंगे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उनका भी बहुत ख्याल रखिएगा, जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। अल्लाह हो आपका हामी नासिर। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।